नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। आपके साथ मैं रेणु प्रीति। पूरे उत्तराखंड में आज उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही प्राचीन है और बड़ी ही खुशी खुशी पूरे उत्तराखंड के बच्चे अपने घरों की दहलीज से फूलों को सजाते हैं। इसकी क्या कहानी है, क्या महत्व है और आखिर क्यों, अगर यदि कुछ बच्चे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पहाड़ को छोड़कर बाहर बस गए हैं, इसे भूल रहे हैं, तो क्यों, आखिर क्या है इसका कारण, इन सभी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे उत्तराखंड के वृक्ष मित्र, पर्यावरण मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद 365 में। बड़ा ही अद्भुत त्यौहार है आज फूलों का, फूलदेई। क्या कुछ कहेंगे इस पर्व पर? नमस्कार, जय मेरे पहाड़ उत्तराखंड। जैसा कि आपने कहा फूलदेई त्यौहार, तो वो तो हमारे भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ये त्यौहार हमारे बुज़ुर्गों का दिया हुआ उपहार है जिसे हम मना रहे हैं और मनाते आए हुए हैं। और ये चीज़ें विलुप्त ना हो, इसके लिए हम जो है कि अपने आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरित कर रहे हैं, ताकि जो विरासत के रूप में ये बार त्यौहार हमारे पूर्वजों ने हमको दिए हुए हैं वो संरक्षित रह के हमारे आने वाली पीढ़ी इसको अपना करके पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाए रहें, तभी ताकि हमारे जो है कि जो उपहार हमारे पूर्वजों ने दिया है वो बरकरार रह सकेंगे। चैत का महीना वैसे भी नव आरंभ का महीना होता है, लेकिन हम अभी देख रहे हैं ना कहीं कुछ लोग हैं जो भूलते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को तो खास तौर पर नहीं पता, जो पहाड़ से बाहर चले गए हैं, कि हमारा फूलदेई त्यौहार क्या है, जो बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। आप वृक्ष मित्र हैं, पर्यावरण मित्र हैं, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, धीरे धीरे जो है कि जो परंपराएं हमारे समाज में विद्यमान हैं वो आज कहीं ना कहीं विलुप्त के कगार पे है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आज शिक्षा एक हब के रूप में विकसित हुआ है, वो नई नई तकनीकी के रूप में हमने अपने बार त्योहारों को मनाना चाहिए था, लेकिन हमारे युवा पीढ़ी जो कि पाश्चात्य शिक्षा की ओर जा कर के अपनी पूरी परंपराओं को भूलते हुए जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं चिंतनीय है। इसी तरीके से चलता रहे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो परंपरा हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाए थे वो विलुप्त हो जाएंगे। हमें किताबों में, टीवी में या अन्य मैगजीनों में पढ़ने के मिलेंगे, तो उसको बरकरार बनाने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। फूलदेई त्यौहार के बारे में हमारे पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में ये कहा जाता है कि एक जो कि राजा था और एक गांव में रहने वाली महिला थी। वो जंगलों में विचरित किया गया, जंगल में अपना जीवन को व्यतीत किया करती थी, लेकिन शिकार खेलने के तरह से राजा वहाँ पर आया और वह जो गांव, वो महिला जंगलों में रहा करती थी, वो राजा की पसंद आ गई और राजा ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा, तो विवाह कर लिया उससे। लेकिन जिस तरीके से मैं ही अपने आप को मानूं कि हम गांव में रहने वाले हैं, तो स्वतंत्र रूप से इधर उधर हर जगह जाने वाले होते हैं और जाते हैं। इसी तरीके से वो महिला भी थी जो पूरे गाँव में विचरित किया करती थी, लेकिन जैसे ही उसका विवाह हुआ वो राजमहल में चले गई, तो राजमहल की पाबंदियों में रह गई और उसके अपने घर, गाँव, गाय, जंगल, तमाम चीज़ों की यादें सताने लगी। लेकिन जब उसने अपनी फरियाद रखी कि मुझे अपने गांव के लोगों से मिलना है, अपने जंगलों से, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों से, तो वो पाबंदियों के कारण नहीं आ पाए। अंततः तो यह हुआ कि अपने याद में जो है कि वो जो है कि मर चुकी, और मरने के बाद क्या हुआ कि उसने यही कहा था कि मेरा जब मैं मर जाऊं तो मेरा देह को जो है कि मेरे मायके की साइड रख देना, और उन्होंने जो है कि उसको जो है कि मायके के साइड जो है कि दफना दिया। कुछ दिनों बाद देखते वहाँ पर बहुत अच्छा एक फूल खिला था, और वो फूल जो है कि जिसे फ्योली के नाम से जाना जाता है। तो ये कह सकते हैं हम कि जो आज फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है, वो जो गाँव में विचरित करने वाला जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु के साथ खेला करते थे, उनके संरक्षण के लिए जो है कि अपना जीवन न्यौछावर करते, उसके यादों में मनाया जाए। तो ये कहीं ना कहीं ये फूलदेई का त्यौहार हमको ये भी सीख देती है कि जिस तरीके से अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए अपने पहाड़ के जल जंगल जीवन और पशु पक्षियों के साथ जो विचलित किया करते हैं, उनको बचाने के लिए उसने जो है कि अपना जो है कि देह जो है कि त्याग दिया था। तो ये हमको उससे सीख लेकर अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाना चाहिए, और विशेषकर हमारे आने वाली पीढ़ी को इसको अनुकरण करके, क्योंकि जिस तरीके से वातावरणीय असंतुलन हो रहा, जैसे वातावरण में परिवर्तन आ रहा, इसी तरीके से अगर वातावरण असंतुलन रहेगा तो कहीं ना कहीं उनका जीवन कष्टमय होगा और उनका जीवन दुखी होगा। फिर वो हमको गाली देंगे, इससे ऐसे कहेंगे हमारे पूर्वज सही थे जिन्होंने अपने प्राकृतिक संसाधन। ये भी प्रीति जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बुजुर्ग इतने पढ़े लिखे, इतने विद्वान थे, पढ़े लिखे तो नहीं थे, वो विद्वान थे, जो पेड़ पौधे ये तमाम चीज़ें हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जो है कि काम आने वाले चीज़, वो उन्होंने हमारे बाढ़ त्योहारों पे जोड़ के रखा है, ताकि उनका संरक्षण रखे, उनका जीवन सुखमय हो सके।
बिल्कुल सोनी जी, एक तरफ तो जहाँ छोटे छोटे बच्चे फूलदेई को मनाते हैं, दूसरी तरफ विवाहित महिलाओं के लिए भी चैत के महीने से भिटौली परंपरा शुरू हो जाती है। इसका क्या महत्व है? बिल्कुल मैं तो गांव का जनपद चमोली का विकासखंड देवाल का रहने वाला हूं और कुमाऊं बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र। तो हमारे यहाँ यह है कि जो लड़की की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद जो है कि वो मायके में रहती है, ससुराल चली जाती है, तो हमारे गांव में जो कि जो बड़ा भाई होता है वो जो है कि एक भिटोली दे। भिटोली का मतलब यह है कि इस चैत के पूरे महीने में, क्योंकि गरीब थे उस समय में, तो ये नहीं कि भी पहले तारीख को जो है कि चैत का महीना शुरू होगा वो देंगे, लेकिन पारिवारिक उस समय जो कि पैसा नहीं था, संसाधन नहीं थे, तो उन्होंने ये परंपराएं बनाई कि पूरे चैत के महीने में आप अपने ध्यान बेटी का मतलब है बहू बेटी को जो है कि पूरी होगी, पकौड़ियाँ होगी और उसके साथ कपड़ा, धोती, साड़ी, ये तमाम चीज़ें उनको देते हैं। और जो बहू बेटियाँ होती हैं ससुराल में, उनको भी आस लगे रहते पूरे साल भर इस चैत के महीने में कि कब चैत का महीने आएगा और कब मेरे माँ बाप जो है कि मेरे भाई के माध्यम से जो कि भिटोली पहुँचाएंगे। और जो वो भिटोली में जो है कि वो पूरी पकौड़ी ये तमाम चीज़ें देते थे, तो वो आस पड़ोस में बांटते थे, तो वो भी एक प्रेम का संदेश देता था कि पूरे गांव को, लोगों को इकट्ठा होना। तो उस समय क्या होता था कि मैंने तो देखा है, क्योंकि हम 6 भाई थे, तो मेरे भाभियाँ थी, तो हर बात है तो वो पूरी पकौड़ी आती थी, पूरे गांव के लोगों को जो है कि बांटा करते थे। तो बहू बेटियों को ये आशा रहती थी यार आज उसके घर में उसकी बेटोली आ गई, हमको मिलेगा, उसके घर में बेटोली आ गई है तो हमको मिलेगा। तो एक भाईचारे का संदेश देता था वो भी। लेकिन आज धीरे धीरे जो हमने शहरों को अपना लिया है, वो भी हमारे भिटोली त्यौहार जो कि कहीं ना कहीं जो है कि विलुप्त के कगार पर है। मेरा तो यही संदेश रहा है कि ये बड़ा त्यौहार मनाने की जरूरत नहीं, लेकिन जो आपकी बहू बेटियां हैं उनको जा करके अब क्योंकि पुरानी परंपराओं से हमारी आस लगी रहती बहू बेटियां की, उस आस को बरकरार रखते हुए इस चैत के महीने में जब भी आपको वक्त लगता है जरूर उनको जगह भिटोली रूप में जो कपड़ा पुराने लोगों के माध्यम से दिया जाता है वो ज़रूर दे, ताकि हमारे भिटोली पर्व भी जो है कि एक त्यौहार जो कि जिंदा रह सके। और उसकी प्रेरणा लेकर के जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका विवाह होगा, उनको भी ये परंपराएं जो कि उनमें जाएगी, तो वो इस भिटोली त्यौहार को भी बरकरार बनाए रहेंगे और ये हमारे जीवित रहेगा। इसकी परंपराएं हमारे जीवित रहने भी चाहिए, ताकि हमारे बहू बेटियाँ जिस तरीके से उस समय आस लगे रहते थे अपने माँ बापों का, 2 तरीके से, एक तो कपड़ा मिल जाता था, दूसरा यह था कि माँ बापों के साथ जो है कि उनका मिलन हो जाता था। तो कितना अच्छा खुशी का त्यौहार हमारे पूर्वजों ने बनाया था। ये आज इसको भी एक जीवित रखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्व को उजागर करने के लिए सभी दर्शकों के सामने। तो फूलदेई त्यौहार और इसके साथ ही भिटौली, ये हमारी उत्तराखंड की पहचान है और इसे हम सभी को मिलजुल कर बड़ी ही खुशी खुशी मनाना चाहिए। इसे भूलना नहीं है, बल्कि इसे और ज़्यादा फैलाना है, इस कदर फैलाना है कि न केवल उत्तराखंड बल्कि उत्तराखंड के त्योहारों को बाहरी राज्य भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं। आप सभी को फूलदेई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं रेनू प्रीति, कैमरा पर्सन दिनेश के साथ, संवाद 365 देहरादून।